आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पाठ 16 अपना पराया पढ़ते हैं। इस पाठ को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पाठ का सारांश। मानव शरीर एक किले की तरह है। वह अपने और पराये की यानी अनुकूल और प्रतिकूल की पहचान करना जानता है और प्रतिकूल चीज़ों को यथासंभव बाहर निकाल देने का यत्न करता है। इस यत्न को शरीर की सामान्य सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहा जा सकता है। आंसू, छींक, नाक बहना, उल्टी आना ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हैं जो रोगाणुओं को ऊतकों तक पहुंचने से रोकती हैं। किंतु कुछ अति सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस पतली त्वचा तथा समूची भीतरी परतों को भेद कर भीतर घुस जाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सक्रिय हो उठती हैं। संक्रमण इन्फेक्शन की स्थिति में रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से युद्ध करती हैं, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य हताहत होते हैं और इसी को मवाद कहते हैं। यदि रोगाणु विजयी रहे तो वे ऊतक, तरल और फिर रक्त तक पहुंच जाते हैं। रक्त तक पहुंचने से पहले शरीर में गिल्टियां बनने लगती हैं। ये शरीर की सुरक्षा चौकियां होती हैं जिनमें भक्षक कोशिकाएं होती हैं, मगर विषाणुओं का तो ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसी स्थिति में शरीर में प्रतिपिंडों इन एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इन प्रतिपिंडों के निर्माण के सिद्धांत पर ही चेचक, पोलियो, टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा आदि के टीके यानी वैक्सीन बनाए गए हैं। अलग अलग व्यक्तियों के शरीर के लिए कुछ चीज़ें माफिक नहीं होती। इसे उस चीज़ों से एलर्जी कहा जाता है। ये चीज़ें प्राय ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उस शरीर के लिए सदैव पराये रहते हैं। कभी कभी शरीर के भीतर की बागी कोशिकाएं हद से अधिक बढ़ जाती हैं और कैंसर का रूप ले लेती हैं। विज्ञान की मूल भावना कार्य कारण से संबंध को समझना। जैसे जीव विज्ञान में प्राणियों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार का अध्ययन होता है। आयुर्विज्ञान में रोग के लक्षण, कारण और उपचार का अध्ययन होता है। चेतन पिंड के गुण कौन कौन से हैं कि बाहरी वातावरण से ग्रहण और निस्सृत करना, बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील होना चेतन पिंड का कार्य है। जड़ चेतन पिंड वाले दोनों गुणों का अभाव रहता है जड़ पिंड में। ज्ञानेंद्रियां, स्पर्शेंद्रियां का अंग होता है त्वचा और इसका कार्य है स्पर्श करना। दृश्येंद्रिय, ये आँख, इसका कार्य है देखना। घ्राणेंद्रिय, इसका अंग है नाक, इसका कार्य है सूंघना। श्रवणेंद्रिय, इसका अंग है कान और इसका कार्य है सुनना। स्वादेंद्रिय, इसका अंग है जीभ और इसका कार्य है स्वाद बताना। ज्ञानेंद्रिय यानी संपर्क में आई आदेश और वस्तु का ज्ञान करती हैं। संवेदन तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रिया का संदेश मस्तिष्क तक ले जाती हैं। संवेदन तंत्रिकाएं। उसके बाद मस्तिष्क में सूचना दर्ज करना, जो संवेदन तंत्रिकाओं द्वारा सूचना ली गई है उस सूचना को दर्ज करना और पूर्व सूचना के आधार पर विश्लेषण करना। उसके बाद कर्मनेंद्रियां कर्म करती हैं, यानी मस्तिष्क जो आदेश दिया है उसके अनुसार कार्य करती हैं। सांस लेना, वायु का नाक द्वारा भीतर फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसों को वापस बाहर फेंकना। खाद्य पदार्थों के तत्व कौन कौन से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अत्यंत छोटे सजीव पिंड जो आँख से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, वो जीवाणु होते हैं। रोगाणु, वे जीवाणु जो शरीर में रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। और विषाणु विषैले रोगाणु होते हैं। अधिकांश जीवाणु तेज ताप में जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः उबला पानी और पका हुआ भोजन प्राय सुरक्षित होता है। अब समझते हैं कि प्रतिरक्षा की सामान्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। जैसे नहाने से त्वचा पर मौजूद रोगाणुओं से छुटकारा। दूसरा,
नासिक छिद्रों के बालों द्वारा अवरोध, श्लेष्मा में रोगाणुओं का चिपक कर बाहर होना और छींक, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, यानी रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे खांसी के द्वारा बलगम में समेटकर रोगाणुओं को बाहर करना, लार द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाना, अमाशय में अम्ल द्वारा नष्ट किया जाना, पानी में घुलकर मूत्र के रूप में बाहर आना। आइए अब इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, तो बताइए कि छींक आने और नाक से पानी बहने से हमें, उत्तर होगा का, हानिकर पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। दूसरा, टीकों के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं रोगाणुओं के विष। तीसरा, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? डिप्थीरिया होता है गले में। रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसका उत्तर होगा ग, रोगाणुओं से लड़ती हैं रक्त की श्वेत कणिकाएं। एड्स में शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था कमजोर होने लगती है, उत्तर होगा ख। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए, ऊपर हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम हैं त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ। प्रश्न नंबर 2, श्लेष्मा किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है? उत्तर, नाक से लेकर सांस की नली और फेफड़ों तक एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ मौजूद रहता है। विज्ञान की भाषा में इसे श्लेष्मा कहा जाता है। इस चिपचिपे श्लेष्मा में रोगाणु चिपक जाते हैं, जिन्हें हम नाक साफ करते समय बाहर कर देते हैं, अथवा नाक अपने आप हवा के झटके के साथ इसे बाहर फेंक देती है, जिसे छींक आना कहते हैं। खांसी के साथ बलगम का बाहर आना भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रश्न 3, अपना पराया पाठ में शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर है कि त्वचा देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। तो देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार क्या है? त्वचा। यह दीवार शरीर की मुख्यतः 2 प्रकार से रक्षा करती है। प्रथम, यह शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरा, कि वायु और वस्त्र आदि के संपर्क से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह बाहर ही रोक देती है। प्रश्न 4, ऐसे रोगों के नाम लिखिए जिनके टीके उपलब्ध हैं। टीके किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। आज अनेक रोगों से बचाव के टीके बन चुके हैं, जैसे चेचक, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग आदि। प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी बनने के सिद्धांत पर टीकों का निर्माण किया जाता है। टीके हमारे शरीर में उन रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं। प्रश्न 5, मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य कैसे करती है? उत्तर होगा, मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और दुस्वाद पदार्थ को हमारी जीभ प्राय भीतर ले जाने से इनकार कर लेती है। भोजन के ग्रास में भूल से आया हुआ कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्राय जीभ की पहुंच से बच नहीं पाता है और वह उसे पहचान लेती है। इस तरह से मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। प्रश्न 6, अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर होगा,
कि रोगाणुओं को हमारे पेट में मौजूद पानी अपने घेरे में लेकर मूत्र के रूप में बाहर कर देता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर हमें खूब पानी पीने की सलाह देते हैं। अधिक मात्रा में साफ पानी पीकर हम अपने शरीर रूपी किले का बिना नुकसान पहुंचाए रोगाणुओं को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। प्रश्न 7, एड्स के मरीजों के साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं और लोगों में इस बीमारी के बारे में फैले भ्रम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने प्रयासों के बारे में लिखना है। इसका उत्तर समझते हैं। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है, एड्स के मरीजों के साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। लोगों में इस बीमारी के बारे में फैले भ्रम को दूर करने की तथा इसके विषय में सही जानकारी की आवश्यकता है। एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। एड्स HIV वायरस के संक्रमण से होता है। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खून या उससे असुरक्षित यौन संबंधों के जरिए दूसरे तक पहुंचता है। हमें एड्स रोगी के प्रति समाज को प्रेम और सहानुभूति के भाव उजागर करने चाहिए। प्रश्न 9, अपना पराया पाठ को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था? स्पष्ट कीजिए कि यह पाठ क्यों लिखा गया। लेखक का क्या मकसद उद्देश्य रहा है अपना पराया पाठ लिखने का? अपना पराया पाठ को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य था कि शरीर तंत्र की क्षमता और उसके व्यवहार के ढंग को स्पष्ट करना, शरीर में होने वाले कुछ विकारों के वैज्ञानिक कारण की जानकारी देना, रोगाणुओं के हमले और उसके बचाव के उपाय बताना, रोगों से बचाव में टीके का महत्व बताना, एड्स जैसी घातक बीमारियों और उनसे बचाव के उपाय बताना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले संक्रमणों के बारे में जानकारी व बचाव के लिए उपाय स्पष्ट करना। प्रश्न 10, अपना पराया पाठ के आधार पर स्पष्ट करो कि वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? उत्तर होगा, रोग के अणु यानी रोगाणु, सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, जो बीमारी का कारण होते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं। रोग के अणु जिन्हें सूक्ष्म जीवाणु भी कहते हैं, जो बीमारी का कारण होते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उन्हें रोगाणु कहते हैं। वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। शरीर के ऊतकों को खा खाकर ये पनपते बढ़ते और प्रजनन करते हैं। प्रश्न 11, अपना पराया के आधार पर स्पष्ट करो कि असंख्य रोगाणु हमारे शरीर में किस तरह प्रवेश करते हैं। उत्तर है कि असंख्य छोटे जीवाणु यानी बैक्टीरिया हवा में उपस्थित रहते हैं और हमारी सांस व आहार द्वारा ये शरीर में पहुंचते रहते हैं। हमारे भोजन, दूध, पानी आदि में लुक छिपकर अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे मुंह में और फिर मुंह से आगे आहार नली में पहुंच जाते हैं। रोगाणु घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे या फटे और ये भीतर घुस जाएं। नाक में रहने वाले श्लेष्मा के सारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न 12, टीके लगवाना क्यों जरूरी है? ऐसे 8 रोगों के नाम लिखिए जिनके टीके उपलब्ध हैं। उत्तर होगा कि प्रतिपिंड बनने के सिद्धांत पर टीकों का निर्माण किया गया है। प्रतिपिंड किसे कहते हैं? एंटीबॉडी को। टीके हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं। आज अनेक रोगों से बचाव के टीके बन चुके हैं। बच्चे के जन्म के दौरान के फ़ौरन बाद से ही हमें उसको टीके अवश्य लगवाने चाहिए। आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं, यानी कि बहुत प्रकार के, जैसे चेचक, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, कोरोना
आदि से बचाव करने वाले टीके उपलब्ध हैं। प्रश्न 13, कुछ खाने पीने से पहले हाथों को अच्छी तरह क्यों धोना चाहिए? उत्तर होगा, कुछ रोगाणु त्वचा पर चिपक कर रह जाते हैं जो नहाते समय साबुन में मौजूद तत्वों से मर जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। कई बार साबुन न होने पर हम राख या साफ मिट्टी से रगड़कर भी हाथ धोते हैं। अतः इन रोगाणुओं से बचने के लिए हमें कुछ भी खाने पीने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। प्रश्न 14, एलर्जी किसे कहते हैं? उत्तर होगा, किसी वस्तु, खाद्य पदार्थ या दवा आदि के प्रति शरीर की अरुचि या अस्वीकार्यता को एलर्जी कहते हैं। जिसे हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है उससे हमें एलर्जी होती है। एलर्जी के लक्षण हैं पित्ती उछलना, ददोरे पड़ना, लाल लाल निशान पड़ना, सूजन हो जाना, दर्द होने लगना, सांस फूलना, ये सभी एलर्जी के लक्षण हैं। प्रश्न 15, बगल यानी कांख या जांघ में गिल्टियाँ क्यों फूल जाती हैं? उत्तर होगा, कभी कभी कांख में या जांघ में गिल्टी फूल जाती है जो दर्द करती हैं। यह गिल्टी तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो गया है। गले की टॉन्सिलें भी ऐसी ही गिल्टियाँ हैं जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाती हैं। इस प्रकार की सभी गिल्टियाँ मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियाँ हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार की भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इसलिए गिल्टियाँ होना कोई बीमारी नहीं है, ये रोगाणुओं से लड़ने के लिए बन जाती हैं हमारे शरीर में। इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को और पाठ का सारांश का अध्ययन किया। अतः आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एक बार फिर से देखें, समझें। धन्यवाद।